हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स सिमर्स। मैं हूं पार्थ और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी। तो इस वीडियो में मैं कुछ बेसिक से चीजें बताने वाला हूं इलास्टिसिटी के। तो देखो, जब हम मैकेनिक्स पढ़ते थे तब हम रिजिड बॉडी की बात करते थे, रिजिड बॉडी। ठीक है। और रिजिड बॉडी क्या होता है? जिनके जिनका शेप और साइज हम मानते थे कि इनका शेप और साइज चेंज नहीं होगा। ठीक है। लेकिन हम जब इलास्टिसिटी में पढ़ेंगे, रिजिड बॉडी क्या होता था? शेप एंड साइज नॉट चेंज। शेप एंड साइज इनमें चेंज नहीं होता था रिजिड बॉडी में। लेकिन हम जब इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तब शेप और साइज चेंज होगा। ठीक है। तो अब मान लो कि मैंने एक पतली सी एक रॉड ले ली। एक ऐसा एक रॉड या एक प्लेट ले लिया और यहाँ पर मैंने एक फोर्स लगाया। अब देखो, जब हम मैकेनिक्स में पढ़ते थे तब इसका मोशन के बारे में डिस्कस करते थे कि ये कैसे मूव करेगा, इसका वेलोसिटी क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन क्या होगा। लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे तब इन सब चीज के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि डिस्कस करेंगे कि इसका शेप और साइज में क्या डिफरेंस आने वाला है ड्यू टू दिस फोर्स। अब देखो, जब हम इसको ऐसे फोर्स लगाएंगे तब ये कुछ इस तरह का हो जाएगा। ठीक है। तो क्या होगा? इसका शेप चेंज हो गया। देखो, पहले ये ऐसा था, फिर ऐसा हो गया, तो इसका शेप जो है वो चेंज हो गया। ठीक है। अब जिस फोर्स के वजह से ये जिस फोर्स की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज हो गया, उसको हम बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है। जिस फोर्स की वजह से इसका जो शेप है वो चेंज हो गया उसको बोलते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। अब जब हम इसको ऐसे शेप चेंज करने की कोशिश करते हैं किसी भी सॉलिड पार्टिकल का, तुम मान लो एक पतली सी ऐसे एक प्लेट है, इसका जब शेप चेंज करने चाहोगे तो ये तुम आसानी से चेंज नहीं कर पाओगे। एक कुछ ऐसा फील होगा ना, जब हम ऐसे शेप चेंज करना चाहते हैं तब एक रेजिस्टेंस आता है, मतलब कि कुछ चीज होता है जो इसका शेप चेंज नहीं होने देता है। ठीक है। जिस आप यहाँ से मान लो ऐसे शेप चेंज करना चाहते हो फोर्स देकर, लेकिन ये शेप चेंज करना नहीं चाहेगा। ये जो नहीं चाहेगा, ये जो प्रॉपर्टी है सॉलिड के, इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी। पहला पहला पॉइंट देखो, फॉर व्हिच मतलब जो प्रॉपर्टी फॉर व्हिच ऑब्जेक्ट अपोजेस सॉरी अपोजेस द चेंज इन शेप, मतलब जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपना शेप चेंज नहीं होने देगा उसको हम कहते हैं इलास्टिसिटी। अब देखो, जब यहाँ पर मान लो कि तुमने शेप चेंज कर दिया, अब तुम जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे, जब तुम ये फोर्स हटा लोगे तब ये अपने आप पर वापस अपने जगह पे आ जाएगा। ठीक है। मान लो एक ऐसी पतली प्लेट है, तुमने इसको ऐसे डिफॉर्म किया, फिर ये जो डिफॉर्मिंग फोर्स है इसे हटा दिया तो अपनी जगह अपनी पोजीशन पे वापस आएगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये भी इलास्टिसिटी है। द प्रॉपर्टी फॉर व्हिच ऑब्जेक्ट कम टू इट्स ओरिजिनल शेप।
ठीक है। जिस प्रॉपर्टी की वजह से ये अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाएगा उसको बोलते हैं इसको भी इलास्टिसिटी बोलते हैं। अब यहाँ पर अगर ऐसे छोड़ दिया तो ऐसे आएगा, तो इसके लिए भी एक फोर्स होगा। हमने इसको ऐसे करके ऐसे इसका साइज शेप तो चेंज कर दिया, तो उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स, जिसकी वजह से इसका शेप चेंज हो गया। अब अगर तुम इसको ऐसे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा लोगे तो ये फिर से ऐसे चला जाएगा, फिर से ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ऐसे वापस अपने जगह पे आएगा, तो इसको कहते हैं हम रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स, जिसके वजह से ये अपने पोजीशन पे वापस चले जाता है। इट्स कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, दैट इज कॉल्ड द रेस्टोरिंग फोर्स। अब देखो ज्यादातर केस में ये डिफॉर्मिंग फोर्स और रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो इक्वल होता है। 99% केस में ये दोनों, इन दोनों को हम इक्वल मान लेते हैं। पूरा 100% में नहीं होगा, कुछ जगह होगा जहां पर दोनों अलग अलग होंगे, लेकिन 99% में ये दोनों चीजें सेम होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है, मान लो कि तुम्हें क्वेश्चन में दिया गया है रबर और स्टील प्लेट, इन दोनों में कौन ज्यादा इलास्टिक है। ठीक है, रबर एंड स्टील प्लेट। ठीक है, अब इन दोनों में ज्यादा इलास्टिक कौन है। अब जरा सोचो, इन दोनों प्रॉपर्टी के बारे में सोचो, इन दोनों से इसको इसका आंसर निकालने की कोशिश करो, कौन आएगा। देखो हम जब सोचते हैं इलास्टिसिटी में तो हमारा ख्याल में आता है कि रबर ज्यादा इलास्टिक है, लेकिन यहाँ पर जो आंसर होगा वो है स्टील प्लेट। अब देखो प्रॉपर्टी फॉर व्हिच ऑब्जेक्ट अपोजेस द चेंज इन शेप, अगर ये प्रॉपर्टी अगर तुम इस्तेमाल करो तो स्टील प्लेट हमारा आंसर आने वाला है, क्योंकि स्टील अपने साइज को ज्यादा चेंज नहीं होने देगा एज कम्पेयर टू रबर। अगर ये वाला ये वाला डेफिनेशन देखो, ये वाला प्रॉपर्टी देखो, द प्रॉपर्टी फॉर व्हिच द ऑब्जेक्ट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, तो हमारे ख्याल में रबर आ जाएगा। क्यों, रबर को अगर तुम ज्यादा खींच के ऐसे लंबा करके फिर छोड़ दोगे वो वापस जगह में आ जाएगा, लेकिन स्टील क्या होता है, जब तुम बहुत ज्यादा डिफॉर्मिंग करोगे तो शायद वो अपने जगह पे नहीं आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से तो रबर आने वाला है, तो लेकिन आंसर होगा स्टील प्लेट। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, ये जो प्रॉपर्टी है ये अप टू ए सर्टेन लिमिट है, अप टू ए सर्टेन लिमिट। ठीक है, ये जो प्रॉपर्टी है ये एक लिमिट तक वैलिड है, एक लिमिट बाद जब ये वैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक लिमिट तक क्या होगा, जब तुम स्टील प्लेट को ऐसे डिफॉर्म करके छोड़ दोगे तो ये जल्दी वापस आएगा एज कम्पेयर टू रबर, लेकिन ज्यादा डिफॉर्म कर लोगे तो नहीं होगा। तो ये जो प्रॉपर्टी है वो एक लिमिट तक है, इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो स्टील प्लेट है। ठीक है, क्यों समझ में आ गया, क्योंकि ये वाला जो प्रॉपर्टी है वो इसमें होल्ड कर रहा है, और ये वाला जो है आपके सर्टेन लिमिट ये भी स्टील प्लेट में आ रहा है, तो ज्यादा कौन है हमारा स्टील प्लेट इलास्टिक। ठीक है, तो ये था इलास्टिसिटी क्या होता है। अब हम समझने की कोशिश करेंगे ये इलास्टिसिटी जो होता है इसका एटॉमिक लेवल में बात करेंगे कि इलास्टिसिटी ये सॉलिड के अंदर ऐसा प्रॉपर्टी क्यों होता है। तो ये डिस्कस करने के लिए हर सॉलिड पार्टिकल को कुछ स्प्रिंग मास सिस्टम के जैसा कंसिडर किया गया है। ठीक है, मान लो ये पार्टिकल्स के मॉलिक्यूल से बने होते हैं ना, तो ये पार्टिकल्स के कुछ मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, अब मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये मान लो कि एक सॉलिड का एक छोटे छोटे पार्टिकल से हमने डिवाइड कर लिया कि छोटे छोटे पार्टिकल ऐसे आपस में कुछ इस तरह स्प्रिंग मास सिस्टम के तरह ऐसे ऐसे होते हैं, हमने ऐसा एज्यूम कर लिया कि ये इलेक्ट्रिसिटी को एक्सप्लेन करने के लिए ऐसा बताया जाता है। अब मान लो तुम अगर इसको ऐसे खींचोगे, ऐसे खींच के लंबा करोगे, तो ये क्या होगा, ये अपने आप इस तरह अगर ऐसे खींचोगे तुम, तो इस तरफ एक फोर्स आएगा, इस फोर्स की वजह से क्या होगा, वापस अपने शेप में आ जाएगा। और अगर इसको ऐसे दबाओगे, ऐसे करोगे, तो भी एक आउटवर्ड फोर्स लगेगा,
अगर तुम ऐसे खींच के लंबा करोगे तो इस तरफ एक फोर्स आएगा जिसकी वजह से ये अपने वापस इस पोजीशन पे आ जाएगा, और अगर तुम इसको ऐसे दबाओगे तो भी ये अपने बस अपने इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर्टी क्यों होता है, तो बताया जाता है कि हर जो मॉलिक्यूल होता है वो अपने आप में एक स्प्रिंग इस तरह स्प्रिंग मास जो होता है उस तरह से कनेक्टेड होता है, तो इसलिए इलेक्ट्रिसिटी आता है। और एक और चीज, हमें एक ग्राफ क्लास 11 से पता है, ये केमिस्ट्री में था मेनली। तो ये पोटेंशियल एनर्जी और मॉलिक्यूल बीच के जो डिस्टेंस है उसका एक ग्राफ था। तो ये ग्राफ कुछ इस तरह का था, ठीक है, ये ग्राफ कुछ इस तरह का था। अब देखो, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा कि अपना पोटेंशियल एनर्जी जो है वो मिनिमम होगा, और वो पॉइंट है ये, इसको कहते हैं आर नॉट, ठीक है, इसको कहते हैं आर नॉट। अब देखो, अगर हमने इसको खींच के लंबा कर दिया तो इसका जो डिस्टेंस है वो इस तरफ मतलब क्या बढ़ जाएगा। तो देखो, जब तुम खींच के लंबा करोगे ऐसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ रहा है, ठीक है। अगर तुमने इसको खींच के लंबा कर दिया तो उसके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगा। तो क्या ऑब्जेक्ट क्या चाहेगा, अपना पोटेंशियल एनर्जी कम जाए, अपने पोटेंशियल एनर्जी घट जाए, तो वो अपना इस पोजीशन पे चलेगा क्योंकि इस पोजीशन पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो मिनिमम है, ठीक है। अब अगर हम इसको दबा के ऐसे छोटा कर दोगे तो क्या होगा, जो डिस्टेंस है मॉलिक्यूल के बीच में वो कम हो जाएगा, मतलब इस तरफ आएगा। तो इस तरफ भी देखो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रहा है। तो क्या होगा, जब तुम फोर्स हटाओगे तो ये अपनी इस पोजीशन पे चले जाएगा, मतलब इसी पोजीशन पे ये रहना चाहता है। तो इसीलिए सॉलिड के अंदर एक प्रॉपर्टी आता है, इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो आता है। तो ये था कि इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों आता है। अब जब हम इलास्टिसिटी पढ़ेंगे तो दो टर्म बहुत कॉमन है जो हमें पढ़ना है, जिसके बारे में हम बहुत सारा डिस्कस करने वाले हैं, वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, ठीक है। तो ये स्ट्रेस क्या होता है पहले हम बता देते हैं। स्ट्रेस स्ट्रेस होता है रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब देखो, मान लो एक सॉलिड ऐसे है, हमने इसके ऊपर एक ऐसा फोर्स लगाया जिसकी वजह से ये लंबा होकर इस तरह फोर्स दिया जिसकी वजह से ये ऐसे लंबा हो गया, इसका लेंथ जो है वो बढ़ गया है। अब अगर हमने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिया तो ये वापस इस तरह आना चाहेगा। अब देखो, रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो ये होता है, जब वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आना चाहता है तो उसको कहते हैं जो रिस्टोरिंग फोर्स, ठीक है। अब जो स्ट्रेस होता है वो क्या होता है, एफ बाई एरिया, इसके एरिया मान लो ए है, तो जो रिस्टोरिंग फोर्स जो स्ट्रेस होता है वो होता है एफ बाई ए, मतलब रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब रेस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो परपेंडिकुलर, इसका जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। कैसा, मान लो कि ये ऐसा है, अब मान लो तुम पैरेलली एक ऐसा फोर्स लगा रहे हो जो कि इसके जो एरिया वेक्टर है उसके साथ थीटा एंगल पे लगा रहे हो। अब जो रेस्टोरिंग फोर्स होगा वो एफ नहीं होगा, ठीक है। अब तुम स्ट्रेस में स्ट्रेस इक्वल टू एस टी, स्ट्रेस इक्वल टू एफ बाई इसका एरिया मान लो ए है, ए ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। तुम्हें यहाँ पर एफ का कंपोनेंट लेना होगा और वो है कॉस कंपोनेंट, ठीक है, क्योंकि इसका एरिया जो है इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो एफ कॉस थीटा बाई ए ये होगा स्ट्रेस, ठीक है। मतलब इसके एरिया के जो परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है उसके वो उस पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में उसके परपेंडिकुलर में जो फोर्स लग रहा है उसको ही हम कहते हैं स्ट्रेस, ठीक है। अब स्ट्रेस तीन तरह का होता है, एक होता है लिनियर स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, एक होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस और एक होता है
शेयर स्ट्रेस, ठीक है। और एक और टर्म है जो है स्ट्रेन। स्ट्रेन, अब स्ट्रेन क्या होता है? स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ, अब तीन तरह के स्ट्रेस के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा काम में नहीं आने वाला है। स्ट्रेन भी तीन तीन टाइप के होते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, इसको कहते हैं हम क्या? स्ट्रेन, ठीक है। स्ट्रेन मतलब क्या है? चेंज इन लेंथ, मतलब कितना ज्यादा लेंथ इंक्रीज हुआ। मान लो ये यहाँ से इंक्रीज होके यहाँ तक आ गया, पहले था एल, फिर हो गया एल प्लस डेल एल, ठीक है। तो स्ट्रेन क्या होगा? चेंज कितना हुआ? डेल एल बाई एल, ठीक है। ये होगा चेंज इन लेंथ, ठीक है। चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, ये होगा स्ट्रेन, ठीक है। अब स्ट्रेन तीन तीन टाइप के होते हैं, ये मैं क्यों अब देखो, मैं तीन तरह के स्ट्रेन के बारे में बात करूंगा और तीन स्ट्रेन, दो स्ट्रेन मतलब तीन अलग अलग स्ट्रेन में क्या क्या रिलेशन होता है वो मैं डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो अगले वीडियो में बहुत ज्यादा काम में आने वाला है, ठीक है। तो स्ट्रेन, अब स्ट्रेन, स्ट्रेन थ्री टाइप्स, तीन तरह के स्ट्रेन होते हैं, ठीक है। एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये क्या होता है? जब मान लो हम सिर्फ लेंथ की बात करेंगे, ठीक है। जब हम सिर्फ लेंथ के बारे में बात करेंगे, मान लो ये एक ऐसा सॉलिड वायर है, इसको हमने ऐसे खींच के लंबा कर दिया, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया, ठीक है। सॉरी, इसका लेंथ इंक्रीज हो गया। तो अब स्ट्रेन हम जब लेंथ के अलोंग निकालेंगे तो मान लो डेल्टा इंक्रीज हुआ और एल इसका ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है। तो ये जो है इसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, स्ट्रेन मतलब हम सिर्फ लेंथ की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये एल था, फिर ये एल प्लस डेल एल हो गया, तो इसका जो स्ट्रेन है इसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। फिर आते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम जब सिर्फ वॉल्यूम की बात करेंगे, ठीक है। मान लो एक ऐसा बलून है, इसको हमने फोर्स लगाया, प्रेशर लगाया है इससे, और इसका साइज जो है वो थोड़ा छोटा हो गया, बिल्कुल ऐसे छोटा हो गया। तो अब देखो, इसका मान लो कि v था, अब इसका v माइनस डेल v हो गया, मतलब इसका शेप चेंज हो गया। अब इसका जो स्ट्रेन होगा वो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, क्योंकि इसके वॉल्यूम, सिर्फ वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे तो होगा डेल v बाई v, और इसके आगे एक माइनस भी बैठता है क्योंकि इसका जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, वो डिक्रीज कर रहा है, तो होगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। तो ये होगा डेल v बाई v। अब अब निकालते हैं कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन और, अच्छा पहले शेयर स्ट्रेन के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। एक और है, वो है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन, शेयर स्ट्रेन क्या होता है? देखो इसका जो शेप है सिर्फ वही चेंज होगा, इसका वॉल्यूम में कोई, वॉल्यूम या लेंथ में जब हम इसका वॉल्यूम और लेंथ का इंक्रीज या डिक्रीज की बात नहीं करते। मान लो ये एक क्यूब है, मतलब अच्छा क्यूब ही बना लेता हूँ, ठीक है। ये क्यूब है, अब इसके ऊपर ऐसे एक फोर्स लगाया, फिर इसका जो शेप है वो कुछ इस तरह का हो गया, ठीक है। ठीक है, इसके ऊपर एक फोर्स लगाया, फिर इसका जो शेप है वो कुछ ऐसे हो गया, मतलब इसका देखो वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज नहीं कर रहा है, शेप इसका शेप चेंज हो रहा है, तो इसको कहते हैं शेयर स्ट्रेस, ठीक है। सॉरी, शेयर स्ट्रेन। और जिस स्ट्रेस के वजह से ये ऐसा होता है उसको कहते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो हम शेयर स्ट्रेन कैसे निकालते हैं।
अब देखो इसको हम 2D में थोड़ा इमेजिन कर लेते हैं। देखो ये और इन दोनों में, सिर्फ हम इन दोनों को देखते हैं तो ये पहले कुछ ऐसा था, फिर मान लो ये ए बी सी डी था और ये ए डैश ये बी डैश, ठीक है। अब जो शेयर स्ट्रेन होगा वो होगा स्ट्रेन इक्वल टू ये बी बी डैश बाई बी डी, ठीक है। ये होगा शेयर स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो अगर ये एंगल थीटा है तो ये किसके बराबर होगा, टेन थीटा, ठीक है। ये टेन थीटा के बराबर होगा। इसको ही कहते हैं शेयर स्ट्रेन, ठीक है। तो समझ में आ गया शेयर स्ट्रेन क्या होता है। ये सब हमने पहले भी कर रखा है, मैं फिर से रिकॉल करा रहा हूँ। रिलेशन निकालेंगे, जो तीन तरह के हमने स्ट्रेन पढ़ा है उनके बीच में जो रिलेशन है वो निकालेंगे। तो पहले निकालते हैं रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल एंड वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ठीक है। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो ये रिलेशन बहुत ही सिंपल है। अब तुम कुछ भी कंसीडर कर लो, मान लो एक क्यूब कंसीडर कर लो, उसका वॉल्यूम क्या होगा, v इक्वल टू ए क्यूब। वॉल्यूम का जो डायमेंशन है वो लेंथ के डायमेंशन के क्यूब होगा। अगर तुम स्क्वायर कर लो तो भी ऐसे ही होगा। अब दोनों तरफ डिफरेंशियल करो तो क्या आएगा, 3 स्क्वायर डी एफ, ठीक है। अब दोनों तरफ वॉल्यूम से डिवाइड करो, v से डिवाइड करो, v इक्वल टू 3 स्क्वायर डी ए बाई वी। अब v को यहाँ पर ए क्यूब लिख लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, डी वी बाई वी इक्वल टू 3 डी ए बाई एन, ठीक है। अब ये डी वी बाई वी जो है ये क्या होता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और ये जो डी ए बाई ए होता है ये क्या होता है, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। इसको हम डेल्टा से लिख लेते हैं और इसको ई से लिख लेते हैं, ठीक है। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम लिखते हैं ई से लिख लेते हैं, और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसको हम डेल्टा से लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या आएगा, डेल्टा इक्वल टू 3 ई, ठीक है। मतलब जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो 3 टाइम्स होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के। तो अगर तुम ये बस पेयर रखो तो वो भी सेम ही आएगा। तो स्पेयर के लिए क्या होगा, 4/3 पाई आर आर क्यूब। अब सेम थिंग करो, डी वी इक्वल टू 4/3 पाई इंटू 3 r² डी आर। अब भी से डिवाइड करो, डी वी बाई वी इक्वल टू 4/3 पाई 3 r² डी आर बाई वी। और वी जो है वो 4/3 पाई r² होगा, फोर सॉरी 4/3 पाई r³ ठीक है। अब ये क्या आएगा, 3 डी आर बाई आर डीवी बाई वी। तो देखो सेम थिंग आ रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो होगा वो 3 टाइम्स होगा लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के, ठीक है। तो ये रिलेशन तो इजी है। अब बुक में इसको स्पेयर बना के ऐसे भी एक प्रूफ है, ऐसे स्पेयर बनाता है, फिर इसका वॉल्यूम ऐसे इंक्रीज कराता है। इन तरफ 3 अलग अलग स्ट्रेन ऐसे बनाता है, लेकिन वो जरूरत नहीं है क्योंकि इनके जो रिलेशन है वो इम्पोर्टेंट है, ना कि इनका जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो डेरिवेशन है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जो रिलेशन है उसको बस याद रखना है ताकि हम बाद में काम पे लगा सके। अब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन के बीच में जो, इसको हम मान लेते हैं क्या माने, इसको हम लेमडा भी मान सकते हैं, इसको लेमडा ले लेते हैं अभी।
ठीक है। अब देखो ये इसका जो प्रूफ है वो थोड़ा बड़ा होगा। अब देखो इसको हमने स्टेट स्ट्रिंग के लिए क्या करते हैं, इसका शेप चेंज करते हैं, फिर इसका शेप चेंज कर लेते हैं। ठीक है, मान लो ये चेंज हो गया, ऐसा हो गया। ठीक है, ये जो पोजीशन है ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, और ये जो है ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक है, तो क्या हुआ, इसका जो शेप है वो चेंज हो गया। ठीक है, अब हम निकालेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन में जो रिलेशन है वो निकालेंगे। अब देखो यहाँ पर जो लेंथ है वो चेंज क्या हो रहा है, देखो इसका ये वाला जो लेंथ है वो पहले ये था, अब देखो ये इंक्रीज हो गया। ठीक है, इसका जो कॉर्नर का जो लेंथ है वो यहाँ से यहाँ डायगोनल का जो लेंथ है वो इंक्रीज होके यहाँ तक आ गया, तो ये चीज इंक्रीज हो रहा है, इसमें लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन आ रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये चीज जो है सेम थिंग हो रहा है लेकिन यहाँ पर घट रहा है। ठीक है, तो हम एक में निकालेंगे, हम निकालेंगे इसका जो स्ट्रेन है वो निकालेंगे। ठीक है, अब देखो जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन ई है वो क्या है, चेंज इन लेंथ। ठीक है, चेंज इन लेंथ मतलब अब इसको मान लेते हैं कि अब देखो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ये जो बी इसको आई मान लेते हैं, और ये बात याद रखो कि बी डी इक्वल टू डी आई ऐसा होगा। ठीक है, मतलब इसका जो लेंथ है इसके इक्वल में हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये दोनों इक्वल होगा। अब देखो जो ई है वो क्या है, वो चेंज इन लेंथ, देखो चेंज इन लेंथ तो ये है क्योंकि बी डी जो है वो था इनिशियल लेंथ जो कि ये है, दोनों सेम ही है यहाँ तक, और जो इंक्रीज हो रहा है वो है बी आई, सॉरी बी डैश आई। ठीक है, अपन ओरिजिनल लेंथ मतलब बी डी और तुम डी आई भी लिख सकते हो। ठीक है, ये है ई। अब जो ये एंगल मान लो सीधा है। अब देखो जो शेयर स्ट्रेन है वो है लेमडा, इसको हम ले लेते हैं, वो क्या होगा, वो होगा बी बी डैश बाई पी बी डैश बाई बी सी। ठीक है, लेमडा जो होगा वो बी बी डैश बाई बी सी होगा, ये तो होता है शेयर स्ट्रेन इक्वल टू क्या, tan थीटा। अब देखो ऐसा नहीं कि ये यहाँ पर हमने पिक्चर में जितना देखा ड्रॉ किया है कि मैंने इतना ज्यादा तो शेप नहीं चेंज होगा। तुम एक क्यूब को अगर तुम्हें ऐसे एक स्ट्रेस देके कितना ही चेंज कर सकते हो, ज्यादा तो चेंज नहीं कर सकते हो, बहुत छोटा चेंज कर सकते हो। मतलब ये जो थीटा होगा, थीटा इज वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल होगा, बहुत छोटा होगा। ठीक है, तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, थीटा। ठीक है, तो बी बी डैश बाई बी सी इक्वल टू थीटा भी लिख सकते हैं, इसलिए हम शेयर स्ट्रेन को किसी से बहुत सारी जगह में थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि जो एंगल होता है वो बहुत छोटा है होता है, तो tan थीटा इक्वल टू थीटा हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों में रिलेशन निकालेंगे हम। अब देखो बी इक्वल टू बी आई डैश बी डैश आई बी डैश आई अपन बी डी। ठीक है, अब देखो अगर हम मान लेते हैं कि इसका लेंथ एल है, ये भी एल है, ये भी एल है। ठीक है, तो ये कितना होगा, रूट टू एल, रूट टू एल मतलब बी बी डी इक्वल टू रूट टू एल होगा। ठीक है, और जो बी आई है उसका लेंथ निकालना पड़ेगा। ठीक है, बी आई ये निकालना पड़ेगा, तो बी डैश आई इक्वल टू क्या है, ई इंटू रूट ओवर टू एल। ठीक है, ये आ गया बी आई। अच्छा ठीक है, इसको रख दो। अब यहाँ पर बी डैश बी बी डैश, अब एक और चीज देखो,
बी आई डैश। अब देखो ये वाला एंगल कितना है, ये वाला जो एंगल है ये कितना है, ये 45 डिग्री है, ठीक है, क्योंकि एक स्क्वायर है और ये एक डायगोनल है, तो ये क्या होगा 45 डिग्री। अब तुम क्योंकि इससे बहुत छोटा छोटा सा डिफॉर्म करो, छोटा मतलब बहुत कम शेप चेंज हो रहा है, तो ये एंगल भी 45 होगा, क्योंकि चेंज बहुत ज्यादा नहीं होगा, चेंज बहुत छोटा है, तो इसको हम 45 मान सकते हैं। इसको भी क्या मान सकते हैं, ये जो एंगल है इसको 45 डिग्री मान सकते हैं। ठीक है, तो अब बी ए इक्वल टू क्या होगा, इसको हम 45 मान लें, तो बी बी डैश, बी बी डैश, बी बी डैश जो है वो क्या होगा, √2 ऑफ बी आई, ठीक है, ये √2 ऑफ बी आई होगा, क्योंकि हमने ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉ, ये परपेंडिकुलर है, तो ये क्या होगा √2 बी आई, ठीक है। अब बी बी डैश आ गया और बी सी क्या होगा एल, ठीक है, तो फिर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा इक्वल टू और लैम्डा इक्वल टू कुछ भी लिखो, बी बी डैश इक्वल टू √2 बी आई, सॉरी बी आई और बी डैश आई इक्वल टू √2 बी डैश आई। तो क्या था बी बी डैश बाई, सॉरी बी बी डैश इक्वल टू √2 बी डैश आई बाई बी सी इक्वल टू क्या होगा एल, ठीक है। अब देखो बी बी डैश जो है वो ये है, ठीक है, तो ये क्या होगा ई इंटू √2 इंटू एल इंटू, ये तो क्या है बी बी डैश √2 एल, सॉरी √2 तो एक पहले तो था, √2 और बी आई डैश का वैल्यू ई √2 एल, और ये क्या होगा एल, ठीक है। तो ये क्या आ रहा है थीटा इक्वल टू √2 इंटू √2 2, एल एल कैंसिल 2 ई, ठीक है, तो ई इक्वल टू क्या आ रहा है थीटा बाई 2, ठीक है, यही रिलेशन है इन दोनों में। ये क्या है रिलेशन बिटवीन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन और शेयर स्ट्रेन, ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब ये भी हमें काम आने वाला है, अगले वीडियो में हम जो चीजें डिस्कस करेंगे वहां पर ये चीज काम आने वाला है। ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये चीज इंपॉर्टेंट है कि ई इक्वल टू थीटा बाई 2 ऐसा आता है, मतलब जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन होता है वो इसके हाफ होता है, ठीक है। अब हम एक इंपॉर्टेंट लॉ करेंगे इलास्टिसिटी के, जो कि है हुक्स लॉ, ठीक है, ठीक है, हुक्स लॉ करेंगे। तो हुक्स लॉ क्या कहता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है, मतलब जो स्ट्रेस होगा वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना ही ज्यादा स्ट्रेन, ठीक है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, ठीक है, ठीक है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इक्वल टू कांस्टेंट। अब ये जो कांस्टेंट है इसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है। स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन जो है वो एक कांस्टेंट है और वो है उसको हम कहते हैं मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब ये जो फॉर्मूला है ये एक सर्टेन लिमिट तक वैलिड है, मैंने वीडियो के पहले भी बताया था कि जो पहले याद करो, मैंने वीडियो के पहले बताया था कि हम किसी भी एक पार्टिकल को अगर ऐसे स्ट्रेस मतलब उसका शेप चेंज करता हूँ तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे चला आता है, लेकिन एक सर्टेन लिमिट तक, ठीक है, तो वैसे ही ये भी एक सर्टेन लिमिट तक ही वैलिड है, ठीक है, सर्टेन लिमिट। ये जो फॉर्मूला है ये एक सर्टेन लिमिट तक ही वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा, उसके लिस्टिक प्रोबेबिलिटी भी चला जाएगा, तब ये वैलिड नहीं होगा, ठीक है। अब ये जो कांस्टेंट है मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ये तीन तरह का होता है, जैसे स्ट्रेस तीन तरह का और स्ट्रेन तीन तरह का था, तो वैसे भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह का है, ठीक है। तो तीन तरह के में पहले आता है यंग मॉड्यूलस, ठीक है, यंग मॉड्यूलस लिखते हैं, यंग मॉड्यूलस, ठीक है, इसको मॉड लिख लेता हूँ,
यंग मॉड्यूलस। ठीक है, यंग मॉड्यूलस क्या होता है? लॉन्गिट्यूड यंग मॉड्यूलस इसको y से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। ठीक है, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस है, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, इनका रेशियो है वो है यंग मॉड्यूलस। तो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम ई से लिख लेते हैं और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हमने ई से रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, तो ये आ गया ई इक्वल टू पी, जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस वो पी है और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को हम स्ट्रेन को ए लेते हैं, तो वाई इक्वल टू पी बाई ई। ठीक है, और ई को हम क्या लिख सकते हैं? पी बाई वाई। ठीक है, अब देखो ये जो फॉर्मूला है ये भी हमें हमारे बाद में काम आने वाला है। ये जो फॉर्मूला है y इक्वल टू पी बाई ई इक्वल टू पी बाई वाई। ठीक है, तो ये है यंग मॉड्यूलस के लिए। ठीक है, अब दूसरा आता है बाल्क मॉड्यूलस। सेकंड है बाल्क मॉड्यूलस। बाल्क मॉड्यूलस होगा, इसको हम k से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं जगह में बीटा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो बाल्क मॉड्यूलस है वो है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सॉरी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। कैसे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो है बाल्क मॉड्यूलस। ठीक है, अब इसको जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसको हमने डेल्टा से रिप्रेजेंट किया था, याद है? और जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है उसको हम पी ले लेते हैं या फिर पी वी भी ले सकते हैं। तो के इक्वल टू क्या है? पी बाई डेल्टा। ठीक है, अब डेल्टा इक्वल टू पी वी बाई के, ये भी बाद में काम आएगा। अब हम बाद में इनमें रिलेशन भी निकालेंगे कि के और पहले जो था ये यंग मॉड्यूलस वाई के, इनमें रिलेशन जब निकालेंगे तब ये फॉर्मूला भी काम में आएगा। ठीक है, अब तीसरा एक और है वो है रिजिडिटी मॉड्यूलस। ठीक है, रिजिडिटी मॉड्यूलस और इसको शेयर मॉड्यूलस भी कहते हैं, शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, रिजिडिटी मॉड्यूलस और शेयर मॉड्यूलस। ठीक है, ये क्या होता है? इसको हम एन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एन इक्वल टू क्या होता है? ये ऑब्वियसली तीसरे वाले के लिए होगा, वो है शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। ठीक है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। अब इसको हम शेयर स्ट्रेन को हम टेन थीटा या थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते थे, क्योंकि थीटा बहुत छोटा होता है। देखो शेयर स्ट्रेन जब हम निकालते हैं कि एक क्यूब को या किसी एक ऐसे, इसको अगर हम ऐसे इसका शेप चेंज करते हैं तो ये जो एंगल आता था इसको हम कहते थे क्या? शेयर स्ट्रेन। क्योंकि शेयर स्ट्रेन क्या था? शेयर स्ट्रेन इक्वल टू ये जो लेंथ है ये x, अब ये l मान लो, इक्वल टू क्या आता था? x बाई एल इक्वल टू क्या? ये देखो ये अगर एंगल थीटा है इक्वल टू टेन थीटा। अब देखो ये जो एंगल होगा ये बहुत छोटा होगा, यहाँ पर जितना ड्रॉ किया उतना ज्यादा शेप का चेंज नहीं होगा, बहुत छोटा एंगल होगा। तो टेन थीटा को हम लिख सकते हैं इक्वल टू थीटा, तो x बाई एल इक्वल टू थीटा। तो हम शेयर स्ट्रेन को क्या कह सकते हैं? थीटा, तो इसको थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जो n इक्वल टू है वो n इक्वल टू पी, शेयर स्ट्रेस जो है वो p मान लेते हैं या फिर पी एस मान लेते हैं। तो फिर क्या होगा? थीटा इक्वल टू पी एस बाई एन। ठीक है, ये भी बाद में काम में आने वाला है। ठीक है, ये था तीन तरह के जो मॉड्यूलस थे उनके नाम, ये तीन तरह के मॉड्यूलस था।
अब हम एक चीज देखेंगे जो है वो है स्ट्रेस और स्ट्रेन का जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ठीक है। स्ट्रेस और स्ट्रेन का कर्व। अब हमें हुक्स लॉ से क्या पता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, ठीक है। तो इस तरफ हम ले लेते हैं स्ट्रेस और इस तरफ स्ट्रेन, ठीक है। अब देखो ये जो कर्व है वो कुछ इस तरह आएगा। ये अलग अलग पार्टिकल के लिए या अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होगा। अलग अलग क्या होगा, इसका जो स्लोप है इसका ये अलग अलग होगा, वही बता रहा हूं मैं। देखो क्योंकि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन तो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। अब मैंने कहा था कि ये एक सर्टेन लिमिट तक ही वैलिड है, उसके बाद ये वैलिड नहीं होगा। फिर ये कर्व ऐसे आता है, ठीक है। फिर कुछ ऐसे आके ऐसे होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पे ए मान लेते हैं, इस पॉइंट तक स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, मतलब क्या ये जो फॉर्मूला है हुक्स का ये डायरेक्ट वैलिड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद देखो जो मतलब यहाँ तक क्या होगा, यहाँ तक अगर तुम इस लिमिट तक अगर किसी चीज को तुम खींच के लंबा करोगे या उसको कॉम्प्रेस करोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा, ठीक है। और इस ये फॉर्मूला भी वैलिड होगा, तो इसको हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट। प्रोपोर्शनल लिमिट क्योंकि यहाँ तक हुक्स लॉ जो है वो वैलिड होगा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन होगा। उसके बाद यहाँ देखो बी पॉइंट तक, बी पॉइंट तक अब यहाँ पर अगर तुम इसको शेप चेंज करोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन जो जो स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। ये देखो ये कर्व सीधा स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये प्रोपोर्शनल नहीं दिखा रहा है, एक कर्व की तरह दिखा रहा है, ठीक है। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो वैलिड नहीं होगा इस पॉइंट तक, क्योंकि यहाँ तक वैलिड है तो इसको हम बोलते हैं प्रोपोर्शनलिटी लिमिट, क्योंकि यहाँ तक वैलिड है। अब देखो यहाँ पर भले ही ये फॉर्मूला वैलिड ना हो, लेकिन अगर इस लिमिट तक इस लिमिट तक ठीक है, तुम किसी बॉडी का शेप चेंज करो तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, ठीक है। इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, क्योंकि इस पोजीशन तक तुम अगर किसी बॉडी का शेप चेंज करो तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है। अब देखो इसके बाद इसका जो इलास्टिक प्रॉपर्टी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से अगर तुम जितना ज्यादा स्ट्रेस स्ट्रेस दोगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा। यहाँ पर अगर तुम ज्यादा स्ट्रेस दोगे फिर मतलब ओरिजिनल पोजीशन पे कब आएगा, जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे। यहाँ पर जब डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तब अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा और स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन ये वैलिड होगा। बी पॉइंट तक स्ट्रेस हटा दोगे मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, लेकिन स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन नहीं होगा। उसके बाद क्या होगा, अगर तुम डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे तो नहीं आएगा, मतलब इससे इलास्टिक प्रॉपर्टी बहुत रहेगा बट अपने पूरे ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। अगर ये अपने ओरिजिनल पोजीशन मान लेते हैं तो ये कुछ मान लो यहाँ तक आएगा, मतलब पूरा अपना जो उसके बाद मतलब अपना पूरा ओरिजिनल शेप ये अपने ओरिजिनल शेप गेन नहीं कर पाएगा, थोड़ा इसमें परमानेंट एक स्ट्रेस आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा, एक परमानेंट स्ट्रेस आ जाएगा इस बी पॉइंट के बाद, ठीक है। इसलिए हम इसको कहते हैं इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, क्योंकि यहाँ तक कि अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ सकता है, उसके बाद नहीं आ सकता। अब देखो ये जो यहाँ तक जो पार्ट है यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, यहाँ तक इसको हम कहेंगे प्लास्टिक रीजन,
प्लास्टिक रिजल्ट, क्योंकि यहाँ पर देखो ये प्लास्टिक का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि अगर तुम इसको खींच के लंबा करोगे फिर वो थोड़ा वैसे ही रह गया, मतलब क्या वो प्लास्टिक प्लास्टिक बन गया, थोड़ा प्लास्टिक की तरह हो गया, इसलिए अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आएगा, तो इसको हम कहते हैं प्लास्टिक रिजल्ट। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर तुम डिफॉर्मिंग को हटा भी दो, देखो तुम स्ट्रेस घटा रहे हो, मतलब स्ट्रेस नहीं दे रहे हो, फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक था, स्ट्रेस घटा लिया तो स्ट्रेन नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो जब तुम स्ट्रेस इस तरफ देखो, स्ट्रेस घट रहा है, ठीक है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब स्ट्रेस घट रहा है, लेकिन देखो स्ट्रेन फिर भी बढ़ रहा है, स्ट्रेस घट रहा है फिर भी स्ट्रेन बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अब इसका जो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी था वही खत्म हो गया, अब ये लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट होगा, मतलब इसको तुम अगर तुम डिफॉर्मिंग को हटा भी दो फिर भी ये लंबा होता जाएगा, ठीक है, और इस पॉइंट पर इसमें क्या होगा, वो चीज टूट ही जाएगा, तो इसको हम कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट। इस पॉइंट को कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट, क्योंकि यहाँ पर ये चीज टूट ही जाएगा, यहाँ तक इसका जो सॉलिड का जो प्रॉपर्टी है वही खत्म हो गया, ये लिक्विड की तरह बिहेव करना स्टार्ट करेगा और थोड़ी देर बाद ये टूट ही जाएगा, ठीक है, तो ये था स्ट्रेस और स्ट्रेन का कार्य। अब यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा नहीं, अब इस वीडियो में बस एक ही चीज बचा हुआ है और वो है पॉइसन रेशियो, ठीक है, पॉइसन रेशियो, पॉइसन रेशियो क्या होता है, पॉइसन रेशियो जो है उसको हम सिग्मा से डिनोट कर लेते हैं, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है लेटरल स्ट्रेन, सॉरी बाय लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो मान लो कि हमने एक सॉलिड वायर ले लिया, अब देखो जब हम इसको खींच के ऐसे लंबा करेंगे, मान लो इसका हाइट ऐसे बढ़ा दिया, अब देखो जैसे हम इसका हाइट बढ़ाएंगे तो इसका जो ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है ये थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, ये इतना जितना था उतना नहीं रहेगा, थोड़ा चेंज हो जाएगा, मतलब जब हम इसको ऐसे खींच के लंबा करेंगे थोड़ा इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो थोड़ा घट जाएगा, ठीक है, कुछ मान लो ऐसे लंबा हो गया, थोड़ा और लंबा कर लेता हूँ, देखो जब इसका लेंथ बढ़ेगा तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया थोड़ा चेंज हो जाएगा, ठीक है, तो इसको ही हम कहते हैं लेटरल स्ट्रेन, और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है जो इस तरफ लेंथ का इंक्रीज हुआ उसको कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, और इसका रेडियस में जो फर्क आता है उसको हम कहते हैं क्या, लेटरल स्ट्रेन, ठीक है, ये कहलाता है लेटरल स्ट्रेन, और इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होगा, उसको हम कहते हैं पॉइसन रेशियो, ठीक है, अब देखो लेटरल स्ट्रेन जो है वो नेगेटिव भी होगा, क्योंकि ये तो घट रहा है तो ये नेगेटिव होगा, और जो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है वो तो पॉजिटिव ही है, तो अब देखो यहाँ से हम लेटरल स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, अच्छा सिग्मा इक्वल टू, अब देखो लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन मान लेते हैं डेल्टा एल था, फिर एल हो गया, ठीक है, और जो लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन है उसके पहले मान लो रेडियस आर था, रेडियस आर था, फिर आर माइनस डेल्टा आर हो गया, पहले आर था फिर आर माइनस डेल्टा आर हो गया, अब चेंज कितना हुआ, माइनस डेल्टा आर, तो लेटरल स्ट्रेन कितना आएगा, डेल्टा आर बाई आर, ठीक है, क्लियर है, इसको मैंने आर आर ले लिया, फिर आर माइनस डेल्टा आर था, तो क्या आया, क्वेश्चन रेशियो कर दो, अच्छा ये, अब देखो तो हम लेटरल स्ट्रेन को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन को हम ई मान लेते हैं, ये ई मान लेते हैं, तो क्या है सिग्मा इनटू ई, पॉइसन रेशियो इनटू ई, ठीक है, अब ये भी बाद में काम आने वाला है जब हम पॉइसन रेशियो, यंग मॉड्यूलस, बाल्क मॉड्यूलस
और रिजिडिटी मॉड्यूलस में रिलेशन निकालेंगे। रिजिडिटी मॉड्यूलस क्या था, बल्क मॉड्यूलस और रिजिडिटी मॉड्यूलस। रिजिडिटी मॉड्यूलस इनमें जब हम रिलेशन निकालेंगे तो ये भी काम आने वाला है, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो मैंने दो रिलेशन डिराइव किया था, जो था डेल्टा इक्वल टू 3E और θ/2 इक्वल टू E, ठीक है। ये जो दो फॉर्मूला है ये बहुत काम आने वाला है बाद में, ठीक है। इनका डेरिवेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इन दो रिलेशन से हम बाद में इनमें रिलेशन निकालेंगे, रिजिडिटी मॉड्यूलस और बाल्क मॉड्यूलस इनमें, और योंग मॉड्यूलस इनमें रिलेशन निकालेंगे, ठीक है। तो ये वीडियो इतना ही था। आई होपफुली ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो अगले वीडियो में हम इनमें रिलेशन निकालेंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे इनसे। तो थैंक यू।